स्वागत साथियों आप सभी का आपके अपने प्यारे मल्टीपर्पज चैनल सक्सेस शक्तिमान द जर्नी ऑफ एडमिशंस में। जैसा कि यहाँ पर डीएलएड प्रथम सेमेस्टर का जो कंप्यूटर सिलेबस है उसको कंप्लीट कराया जा रहा है और यहाँ पे उसी से रिलेटेड क्लासेस चल रही हैं। और इस सीरीज़ में हमारी जो पहली यूनिट थी कंप्यूटर की, जिसमें हमने कंप्यूटर का परिचय पढ़ा, वो कंप्लीट हो चुकी है। और आज हम उसी क्रम में अपनी जो दूसरी यूनिट है कंप्यूटर सिस्टम, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज से अपनी दूसरी यूनिट। तो दूसरी यूनिट में हम लोग कंप्यूटर सिस्टम के बारे में जानेंगे। तो उससे जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम के घटक कौन कौन से होते हैं। तो आपको पता होगा कि कंप्यूटर सिस्टम के मूल रूप से दो घटक होते हैं, जिसके अंतर्गत दो चीज़ें आती हैं। एक तो आपका हार्डवेयर होता है और दूसरा आपका सॉफ्टवेयर होता है। अब आपको पता होगा कि जितने भी कंप्यूटर होते हैं सभी कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिलकर कार्य करते हैं। ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, किसी एक की अनुपस्थिति में दूसरा कार्य नहीं कर सकता है। यानी कि यदि आपको कंप्यूटर को रन कराना है तो ये दोनों चीज़ों का होना बहुत ही जरूरी है। अब हम जानते हैं हार्डवेयर के बारे में। तो कंप्यूटर के सभी भाग जिन्हें देखा तथा स्पर्श किया जा सकता है वो हार्डवेयर की श्रेणी में आते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितने भी आपकी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, जैसे कि आपके कीबोर्ड हुआ, माउस हुआ, प्रिंटर हुआ, ये सारी आपकी हार्डवेयर की कैटेगरी में आती हैं। अब इसे हम बात करते हैं जो दूसरा आपका कंपोनेंट है सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर के ऐसे भाग जिन्हें ना ही देखा जा सकता है और ना ही छुआ जा सकता है, अर्थात कंप्यूटर भाषाओं में तैयार किए गए व्यवस्थित निर्देश के समूह को प्रोग्राम या उसी को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। तो जो आपके दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर के, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, उसके बारे में जो जनरल नॉलेज है जो होनी चाहिए वो आपको हो चुकी है। अब हम बात करते हैं इनपुट डिवाइसेस की। कंप्यूटर में कोई सोचने समझने की शक्ति नहीं होती है, अतः कंप्यूटर से कोई भी कार्य कराने के लिए उसे आदेश देना पड़ता है। और इन आदेशों को कंप्यूटर तक पहुंचने के लिए जिन युक्तियों या जिन माध्यमों का प्रयोग किया जाता है वो इनपुट डिवाइस कहलाती हैं। जैसे कि कीबोर्ड हुआ, कीबोर्ड के द्वारा जो हम टाइपिंग करते हैं वो कंप्यूटर में पहुँचता है। माउस के द्वारा जो हम यहाँ पे मूवमेंट करा रहे हैं वो कंप्यूटर को पहुँचता है। लाइट पेन हुआ, स्कैनर हुआ, ये सारे डॉक्यूमेंट्स यानी कि जो भी फॉर्मेट हैं जो कंप्यूटर तक पहुँचाने के माध्यम का कार्य करते हैं वो इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करते हैं आउटपुट डिवाइसेस की। तो कंप्यूटर को जो सूचनाएं और निर्देश दिए जाते हैं उसके अनुसार कंप्यूटर ने जो कार्य किया है उसको जानने के लिए कंप्यूटर हमारे पास विभिन्न प्रकार के माध्यमों से सूचनाएं भेजता है। और सूचनाओं को भेजने के लिए जो उपकरण प्रयोग में लाए जाते हैं उनको आउटपुट डिवाइस या आउटपुट उपकरण कहा जाता है। जैसे कि मॉनिटर, जो भी डाटा आप देख पा रहे हैं ये मॉनिटर के माध्यम से ये देख पा रहे हैं। किसी चीज़ का आपको डाटा को प्रिंट आउट लेना है या बाहर उसको हार्ड कॉपी के रूप में देखना है तो भी हम प्रिंटर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, कोई साउंड आपकी बाहर आ रही है, प्लॉटर का भी काम होता है, इस साउंड को देखने के लिए, बाहर सुनने के लिए स्पीकर का काम करते हैं। तो जितने भी जानकारी जो कंप्यूटर आपको शेयर करना चाहता है वो आउटपुट डिवाइस के माध्यम से ही कर पाता है। तो ये तो फंडामेंटल हमारी जानकारी हो गई इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के बारे में। अब हम बात करते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस की। तो सबसे पहले प्रोसेसिंग डिवाइस में आपका आता है सीपीयू, जिसमें माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं। तो हम समझेंगे माइक्रो प्रोसेसर का अर्थ और उसी से अंतर्गत आपका आएगा सीपीयू। सीपीयू यानी कि कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। आपको बता दें कि कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है सीपीयू को। सीपीयू कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। जिस प्रकार मनुष्य के शरीर में सभी भाग मस्तिष्क से निर्देश लेकर कार्य करते हैं, उसी प्रकार कंप्यूटर के सभी कार्य सीपीयू के द्वारा ही संचालित होते हैं। सीपीयू के 3 भाग होते हैं। आपको पता होगा जो भी हम सोचते हैं वो हमारे मस्तिष्क के द्वारा ही हम एक्शन कर पाते हैं। तो सीपीयू आपका एक मस्तिष्क है कंप्यूटर का, जो भी आप उसको एडवाइस देंगे तो सीपीयू में पहुंचकर वो डाटा उसी तरीके से रन कराने के आगे का जो टर्मिनल होता है वो सीपीयू देता है। ठीक है, अब आपको पता है सीपीयू के 3 भाग होते हैं। तो कौन कौन से भाग होते हैं उनको एक बार आप देख लीजिए। पहला भाग होता है आपका कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट यानी कि इनपुट डिवाइस के माध्यम से जो भी सूचनाएं कंप्यूटर में भेजी जाती हैं वे सर्वप्रथम मेमोरी में स्टोर होती है। कहाँ पर स्टोर होती है? मेमोरी में। और जिस प्रकार मनुष्य सूचनाओं को अपने मस्तिष्क में धारण कर आवश्यकता पड़ने पर उनका स्मरण करके उसी के आधार पर कार्य करते हैं, उसी प्रकार कंप्यूटर भी कंट्रोल यूनिट से ही कंप्यूटर को नियंत्रित करता है। अब आप सोचिए, जैसे आप रास्ते में कहीं पर जा रहे हैं और कहीं पर खड्डा है, तो आप जब उस रास्ते से गुजर जाएंगे और आपने वो देख लिया खड्डा है, तो यदि आप अंधेरे में भी उस रास्ते से जा रहे हैं तो उस जगह के आने पर आपको ये समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे खड्डा है।
तो आपका ये माइंड है उसी प्रकार से वर्क करता है जिस प्रकार से उसको ट्रेनिंग मिलती है या जो सूचना उसके माइंड में पहले से सेव है। तो जो कंट्रोल यूनिट है कंप्यूटर सीपीयू का पार्ट है, ये भी बिल्कुल ह्यूमन ब्रेन की तरह वर्क करता है, ठीक है। अब सीपीयू का जो दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है एएलयू। एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो कंप्यूटर के द्वारा गणना करने के लिए यानी कि कैलकुलेशन करने के लिए जितने भी कार्य होते हैं वो जैसे कि जोड़ना हुआ, घटाना हुआ, गुणा करना या भाग करना, जो भी है ये सारा आपका एएलयू करता है, जो कि सीपीयू का दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है। और तीसरा आपका फंक्शन हुआ है मेमोरी यूनिट। और मेमोरी यूनिट में एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है जिसको कहा जाता है इंटरनल रजिस्टर्स। ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पर। तो यह सीपीयू की तीव्र गति की मेमोरी होती है। मेमोरी यूनिट एक तीव्र गति की यानी कि फास्टर मेमोरी होती है और कंट्रोल यूनिट इसे इंटरनल रजिस्टर में स्टोर करती है। एक टर्म आता है आपका सीपीयू में ही, इंटरनल रजिस्टर। तो जो आपकी फास्टेस्ट मेमोरी होती है वो इंटरनल रजिस्टर में स्टोर होती है। और जब आपको क्विक एक्शन करना हो, जैसे कि ह्यूमन ब्रेन क्या करता है, कहीं पे गर्म चीज़ जैसे कि यहाँ पे आग जल रही है, तो जैसे कि आप एक बार आग से जल जाते हैं तो आपके माइंड में वो मेमोरी स्टोर हुई कि आग को छूने पर हमारा हाथ जल जाता है या हमें गर्मी महसूस होती है, ठीक है। तो ये आपका इंटरनल रजिस्टर है। तो जैसे ही आप वहाँ पर आग के पास पहुँचे और आग पे आपने अपना हाथ रखा, तो क्या आप ये बताइए, तो क्या आप वहाँ पे सोचेंगे कि नहीं अब मुझे हाथ वहाँ से हटाना चाहिए या रखे रहना चाहिए, मुझे दर्द हो रहा है या नहीं हो रहा है? ऐसा नहीं सोचते हैं, क्योंकि वहाँ पर हम क्विक एक्शन करते हैं। कैसा एक्शन करते हैं? क्विक एक्शन। तो वही जो क्विक एक्शन है वो आपकी फास्टेस्ट मेमोरी है जो इंटरनल रजिस्टर में स्टोर होती है और जहाँ पर एएलयू इन्हें ग्रहण करता है, ठीक है। तो एएलयू की जो कैलकुलेशन होती है बिल्कुल ब्रेन के जैसी होती है और मेमोरी यूनिट इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट निभाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रोसेसिंग स्पीड की, यानी कि जो वर्क हो रहा है ये कितनी तेजी से हो रहा है, तो इसको समझना पड़ेगा आपको। तो प्रोसेसिंग स्पीड क्या होती है? ये हमें बताती है कि कोई भी सूचना किस गति से प्राप्त हो रही है, किस गति से समझी जा रही है या उस पर प्रतिक्रिया का क्या प्रभाव हो रहा है, ठीक है। तो सीपीयू के कार्य करने की जो स्पीड होती है उसको हर्ट्ज में मापा जाता है। आपको यहाँ पर उसकी यूनिट भी याद रखनी है कि प्रोसेसिंग, आपसे यदि ये पूछा जाए कि प्रोसेसिंग स्पीड किससे मापी जाती है तो ये हर्ट्ज में मापी जाती है, ठीक है। और ये प्रोसेसिंग स्पीड किस पर डिपेंड होती है, किस पर निर्भर करती है? ये आपकी ब्लॉक स्पीड पर निर्भर करती है। ध्यान रखना, यहाँ पे मैंने एक टर्म यूज कर रहा हूँ मैं बार बार कि जो प्रोसेसिंग स्पीड होती है ये ब्लॉक स्पीड के पर निर्भर करती है, लेकिन प्रॉब्लम आती है अब क्या कि आखिर ये ब्लॉक स्पीड क्या होती है, ठीक है। प्रॉब्लम तो ये आती है कि आखिर ये ब्लॉक स्पीड क्या होती है, तो समझते हैं ब्लॉक स्पीड को। तो ब्लॉक स्पीड का मतलब उन प्रति सेकंड कंपनों की संख्या से होता है जो एक कंपन ऑसिलेटर द्वारा जनरेट होते हैं। यहाँ पर मैं एक टेक्निकल शब्दों का प्रयोग प्रायः इंग्लिश में ही कर रहा हूँ जिससे आपकी वोकैबुलरी में भी इंप्रूवमेंट हो और ये टर्म आपके डायरेक्ट इंग्लिश में ही रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। तो ब्लॉक स्पीड का मतलब उन प्रति सेकंड कंपनों की संख्या से होता है जो एक कंपन ऑसिलेटर द्वारा जनरेट होते हैं। ये दोलक प्रोसेसर की गति सेट करते हैं और इन्हें सामान्यतः मेगा हर्ट्ज में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? मेगा हर्ट्ज में मापा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ब्लॉक स्पीड किस में मापी जाती है, किस में मेजरमेंट होता है? मेगा हर्ट्ज में होता है। अब हम बात करते हैं मेमोरी डिवाइसेस की, ठीक है। तो मेमोरी डिवाइसेस यानी कि जिनको स्टोरेज डिवाइसेस भी कहा जाता है, तो जिसमें हम डाटा अपना स्टोर करते हैं। तो कंप्यूटर में जो डाटा भंडारण की जो प्रौद्योगिकी है यानी कि जो टेक्निक है वो क्या है उसके बारे में समझिए थोड़ा। तो यह एक ऐसी तकनीक है या ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा डेटा को भविष्य के लिए संरक्षित किया जाता है। डेटा क्षमता को निम्नलिखित सारणी के द्वारा समझा जा सकता है। तो ठीक है, वो सारणी मैं आपको बताऊंगा और इस सारणी का आप स्क्रीनशॉट ले लेना क्योंकि आपके आगे जितने भी एग्जाम होने वाले हैं ये जो सारणी है आपके आगे काम आने वाली है। तो ये जो कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने की टेक्निक है वो भी बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि आप जो आज कर रहे हैं आपको उसकी ज़रूरत फ्यूचर में भी पड़ सकती है। तो उस फ्यूचर के लिए आपको उस चीज़ों को सुरक्षित रखने के लिए हम लोग एक मेमोरी डिवाइसेस का प्रयोग करते हैं। तो चलिए समझते हैं डेटा क्षमता की ये सारांश सारणी ये क्या है। स्क्रीनशॉट ले लेना आप इसका। तो यहाँ पे एक साइड आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपकी यूनिट्स लिखी हुई हैं और उनका जो शॉर्ट फॉर्म है संक्षिप्तीकरण एब्रिवेशन आपका यहाँ पे लिखा हुआ है और भंडारण स्टोरेज उनकी कैपेबिलिटी यानी कि कैपेसिटी कितनी है वो आपकी तीसरी स्लाइड में लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे स्टार्टिंग कर रहे हैं हम लोग बिट से, क्योंकि जितना भी मेजरमेंट स्टार्ट होगा हमारा सबसे जो यूनिट होती है वो होती है बिट। और बिट का मतलब होता है बाइनरी डिजिट। बिट का मतलब क्या होता है? बाइनरी डिजिट होता है। और आपको पता होगा कि कंप्यूटर की जो लैंग्वेजेस होती हैं उनमें बाइनरी डिजिट केवल दो होती हैं, 0 और 1। तो जितना भी डेटा होता है वो 0 और 1 के फॉर्मेट में होता है, ठीक है।
और यहाँ पे जो दूसरा टर्म लिखा है निवल, तो निवल यानी कि बिल्कुल आप इसको मान के चलिए जीरो, यानी कि किसी भी यूनिट की जो हमारी स्टार्टिंग होगी वो निवल की फॉर्म में होगी, यानी कि निवल टर्म को हम एक यहाँ पे मानक के रूप में मान के चल रहे हैं। तो जैसे कि आप निवल मतलब कि जो सबसे स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो आपका होगा 1 निवल, तो 1 निवल इक्वल टू आपका होता है 4 बिट्स। तो इसका कोई एब्रीविएशन शॉर्ट फॉर्म नहीं होता है, क्योंकि ये आपकी बिल्कुल स्टार्टिंग है और बिट्स को हमने बिल्कुल जो बाइनरी डिजिट माना है वो बिल्कुल उसको केवल समझना है, और निवल आपकी स्टार्टिंग पॉइंट है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है बाइट, ठीक है, बाइट को ऑक्टेट भी कहा जाता है, इसका सिंबल होता है बी, और 1 बाइट इक्वल टू होते हैं 8 बिट्स, यानी कि 8 बिट्स होते हैं 1 बाइट के बराबर। अब इसके बाद अगला आता है आपका किलोबाइट। जिस तरीके से आप मैथ में किलोबाइट मेगाबाइट इस तरीके से पढ़ते हैं, उसी प्रकार से इसमें भी सेम उसी तरीके से यूनिट है। तो किलोबाइट जिसको केबी के रूप में लिखा जाता है, और 1 केबी इक्वल टू होता है 1024 बिट्स, यानी कि 1024 बिट्स होता है 1 केबी इक्वल टू। इसी प्रकार से अगला होता है 1 मेगाबाइट, जिसको एमबी से डिनोट किया जाता है, तो 1 MB इक्वल टू 1024 केबी, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका गीगाबाइट, जिसको जीबी कहा जाता है। जैसे कि आजकल हमको जो डाटा मिलता है इंटरनेट डाटा, वो जीबी के फॉर्म में मिलता है, फुल फॉर्म होता है गीगाबाइट, और 1 GB इक्वल टू होता है 1024 MB। यहाँ पे भी 1024 आपका सेम ही रहेगा, बस आपको ये एक क्रम याद रखना है, छोटे से बड़ा रख कर सकते हैं या बड़े से छोटा याद कर सकते हैं। तो पहले आपका बाइट आया, किलोबाइट आया, मेगाबाइट आया, गीगाबाइट आया, इसके बाद आपका आता है टेराबाइट जिसको टीबी कहा जाता है, फिर आया आपका पेंटाबाइट जिसको पीबी कहा गया, फिर आता है एक्साबाइट, फिर आता है आपका जीटाबाइट, फिर आपका आता है योटाबाइट, ठीक है। तो आपको ये इतने टर्म याद रखने हैं, और 1024 सबका सिमिलर ही है, बस आप इनकी सीरीज याद कर लेना। आप सभी का आपके अपने प्यारे मल्टीपर्पज चैनल करना तो ज़्यादा आसान रहेगा आपके लिए। जैसा कि यहाँ पर डीएलएड प्रथम सेमेस्टर का जो कंप्यूटर सिलेबस है आपको कराया जा रहा है, बाइट मेगाबाइट गीगाबाइट टेराबाइट पेंटाबाइट, और इस सीरीज में हमारी जो पहली यूनिट थी कंप्यूटर की, बढ़ते हैं हम लोग आगे हमारा कंप्लीट हो चुकी है, और आज हम उसी क्रम में अपनी दूसरी यूनिट है कंप्यूटर सिस्टम, तो यह कंप्यूटर के बारे में होती है, और इसके होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज होता है रैम और दूसरा होता है दूसरी यूनिट में हम लोग कंप्यूटर सिस्टम के बारे में जानेंगे। तो उससे जानने से पहले आपको जो पूरा नाम है वो है रैंडम कंप्यूटर सिस्टम की, यानी कि रैम का कभी आप यानी कि कंप्यूटर सिस्टम के घटक का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस। तो आपको पता होगा कि कंप्यूटर सिस्टम कंप्यूटर पर कोई भी कार्य करना के अंतर्गत दो चीजें आती हैं, यानी कि बिना रैम के और दूसरा आपका कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होता है। अब यह आपको पता होगा कि जितने भी कंप्यूटर होते हैं सभी कभी आप हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो भी कार्य करता है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, ऑटोमेटिकली एक ही उपस्थिति में दूसरा कार्य, यानी कि जो भी आपने यानी कि यदि आपको कंप्यूटर को रन कराना है तो दिखेगा दोनों चीजों का पावर बहुत ही जरूरी है। सारा हम जानते हैं हार्डवेयर के बारे में, क्योंकि ये आप कंप्यूटर के सभी भाग हैं जिन्हें देखा तथा स्पर्श किया जा सकता है वो हार्डवेयर, यानी कि जिसमें फुल फॉर्म होता है रीड। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितने भी आपकी इनपुट और इसमें सूचनाएं स्थायी रूप से आपके कीबोर्ड हुआ, यानी कि क्या प्रिंटर हुआ, इस प्रकार के डेटा को आपके द्वारा केवल पढ़ा जा सकता है। इसमें जो सूचनाएं बात करते हैं जो दूसरा आपका तब भी स्टोर रहेंगे जब तो कंप्यूटर के ऐसे भाग जिन्हें ना ही देखा जा सकता है और ना ही छुआ जा सकता है इसके बारे में, अर्थात कंप्यूटर भाषाओं में तैयार किए गए व्यवस्थित निर्देश के समूह को प्रोग्राम नहीं या फिर भी समझने की सॉफ्टवेयर कहा जाता है। जो रोम होती है, जो आपके दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, उसके बारे में जनरल नॉलेज है जो होनी चाहिए वो आपको हो चुकी है। उसको अब हम बात करते हैं इनपुट डिवाइसेस के बाद। तो जैसे कि हमने भी पढ़ा जितनी भी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होती हैं उसको द्वितीयक मेमोरी कहा जाता है। तो इस प्रकार की मेमोरी को कंप्यूटर में अलग से जोड़ा जाता है, यानी कि जो आपकी उसकी इंटरनल मेमोरी है वो तो उसकी खुद की मेमोरी है, लेकिन बाहर से आप किसी भी मेमोरी को बढ़ा सकते हैं या ठीक है। तो ये कंप्यूटर में अलग से जोड़े जाने वाली मेमोरी है। इसमें जो डेटा स्टोर किया जाता है वो स्थायी होता है। इसकी भंडारण क्षमता मुख्य मेमोरी यानी कि प्राइमरी मेमोरी से बहुत ज़्यादा होती है। इसका उपयोग किसी भी कंप्यूटर में किया जा सकता है। जैसा कि हमने पीछे पढ़ा है कि जितने भी आपके इनपुट और आउटपुट डिवाइस उदाहरण हैं, यानी किसी भी हार्डवेयर के अंतर्गत आप क्षमता या ठीक है उसमें हार्ड डिस्क लगाते हैं। आखिर ये डिवाइस क्या होता है ध्यान रखना पड़ेगा। कंप्यूटर में कोई सोचने समझने की शक्ति नहीं होती है, अतः कंप्यूटर से जो हमारी बात कराने के लिए उसे आदेश देना पड़ता है, यानी कि टाइप इन आदेशों को कंप्यूटर तक पहुंचने के लिए जिन युक्तियों या जिन माध्यमों का प्रयोग किया जाता है वो है आपका डिवाइस कहलाते हैं। जैसे कि यह सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में स्थायी रूप से जुड़ा होता है और ये निम्न कार्य करने माउस के द्वारा जो हम यहाँ पे तो कौन कौन से कार्य जो सिस्टम सॉफ्टवेयर पे आपके वर्क करते हैं, स्कैनर हुआ, ये सारे डॉक्यूमेंट्स यानी कि जो भी फॉर्मेट है जो सॉफ्टवेयर को चलने के लिए वातावरण प्रदान करता है वो इनपुट डिवाइस के अंतर्गत जो आपके सिस्टम यानी अब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर पढ़ा है उसी को सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। और जितने भी आप सॉफ्टवेयर रन करा रहे हैं उनके लिए उपयुक्त वातावरण किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के द्वारा प्रदान किया जाता है। दूसरा टर्म होता है विभिन्न हार्डवेयर, जैसे कि मेमोरी
मेमोरी हुआ, सीपीयू हुआ आदि का पर्यवेक्षण करता है कि वो सही से वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट काम इसका होता है, यह अन्य सॉफ्टवेयरों का विकास करता है, यानी कि जो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसके द्वारा आप नए नए सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के इंपॉर्टेंट काम हो गए। अब दूसरा आपका इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर का, वो होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन को सॉफ्टवेयर पैकेज भी कहा जाता है, यानी कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर का ये पैकेज होता है और इसके अंतर्गत जो उपयोग करता है, जो यूजर है, कंप्यूटर से जो कार्य करवाना चाहता है उसके लिए अनुदेश देता है, यानी कि पार्टिकुलर वर्क आप पार्टिकुलर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के द्वारा कर सकते हैं। जैसे कि वर्ड प्रोसेसर हुआ, पावर पॉइंट हुआ, माइक्रोसॉफ्ट के बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जिनसे, और जैसे ब्राउजर हुआ, क्रोम ब्राउजर हुआ, ये आपकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जिसके द्वारा आप अलग अलग काम कर सकते हैं। ठीक है, अब इंटरनेट पर ब्राउजिंग करनी है तो आप क्रोम या जो भी आपके वेब ब्राउजर हैं उनका प्रयोग करेंगे, जो भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। पावर पॉइंट है, आपको स्लाइड से प्रेजेंटेशन बनानी है तो आप पार्टिकुलर पावर पॉइंट का यूज करेंगे। तो ये सारे आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के पार्ट हैं। अब तीसरी यदि हम बात करें प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, तो आपको पता होगा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के मैंने 3 प्रकार बताए हैं, सिस्टम, एप्लीकेशन और प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं, ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जिसका प्रयोग डेवलपर अन्य सॉफ्टवेयर बनाने के लिए करते हैं। यानी कि यदि आपको कोई नया सॉफ्टवेयर बनाना है तो आपको प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर की हेल्प लेनी पड़ेगी और उस सॉफ्टवेयर की हेल्प से आप कोडिंग और डिकोडिंग करके नया सॉफ्टवेयर डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब बात करते हैं कंप्यूटर मशीन की प्रोग्रामिंग, यानी कि जो पूरी कंप्यूटर मशीन चल रही है आखिर किस प्रोग्रामिंग पर चल रही है, कैसे ये हमारी बात को आसानी से समझ लेती है। तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में। तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा, तो कंप्यूटर का प्रयोग करने के लिए यूजर को कंप्यूटर को कुछ निर्देश देने होते हैं और ये निर्देश देने के लिए जिस विशिष्ट भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा कहा जाता है, क्योंकि निर्देश देने के लिए जिस विशिष्ट भाषा का प्रयोग किया गया वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और निर्देश देने की इस विधि को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कहा जाता है। ध्यान रखना, एक ही सेंटेंस में आपकी 2 डेफिनेशन तैयार हो रही हैं, एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की और दूसरी आपकी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोग्रामिंग भाषा के प्रकार, यानी कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितने प्रकार की होती है। तो ये आपके 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है लो लेवल लैंग्वेज और दूसरी होती है आपकी हाई लेवल लैंग्वेज। तो निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, अब आप बात करेंगे निम्न स्तरीय की, यानी कि जो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, ये ऐसी भाषाएं होती हैं जो किसी कंप्यूटर विषय के लिए कंप्यूटर की आंतरिक संरचनात्मक विशेषताओं के अनुसार बनाई जाती हैं। और इसके अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती हैं आप इनको एक बार देख लीजिए। जैसे कि पहली है मशीनी भाषा, जिसको मशीन लैंग्वेज कहा जाता है। यह कंप्यूटर की मातृभाषा है, जैसे कि हम लोगों का जहाँ पे जन्म हुआ है वहाँ की जो मदर टंग होती है या जो हम लोग जिस भाषा में जो हमारी मातृभूमि है वहाँ पे जो आसपास जो भाषा बोली जाती है मातृभाषा कहलाती है। तो कंप्यूटर की जो मशीनी लैंग्वेज है ये उसकी मातृभाषा है और यही मात्र एक ऐसी भाषा है जिसे कंप्यूटर डायरेक्टली समझ सकता है। अब सोचो, हमें हिंदी आती, इंग्लिश आती, उर्दू आती, फारसी आती, विभिन्न भाषाएं आती, लेकिन कंप्यूटर को इनमें से एक भी नहीं आती। कंप्यूटर को केवल मशीन लैंग्वेज आती है जिसे कंप्यूटर समझ सकता है और यह बाइनरी डिजिट पर वर्क करता है, यानी कि 0 और 1 के आधार पर। ठीक है, अब दूसरी जो हमारी इसके अंतर्गत भाषा आती है वो है असेंबली लैंग्वेज, यानी कि असेंबली भाषा। तो मशीनी भाषाओं में कुछ जटिलताएं पाई गई, उसको प्रोग्राम करना थोड़ा कठिन था। तो मशीनी भाषा की जटिलताओं एवं उसके निर्माण में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए इस भाषा का विकास किया गया। किस भाषा का? असेंबली भाषा का। इसमें न्यूमेरिक कोड्स के स्थान पर लेटर, सिंबॉलिक, निमोनिक्स का प्रयोग किया गया। आपको पता होगा न्यूमेरिक कोड्स क्या होते हैं, 0101 के फॉर्मेट में हमको बार बार कोडिंग करनी पड़ती थी। ठीक है, लेकिन असेंबली लैंग्वेज में ऐसा नहीं था, इसमें लेटर, सिंबल्स और निमोनिक्स का यूज किया। लेटर मतलब अल्फाबेटिकल जो आपके लेटर होते हैं A to लेके Z, सिंबल्स यानी कि स्टार, हैज, एट द रेट, अलग अलग प्रकार के सिंबल्स होते हैं उनका, और निमोनिक्स यानी कि जो डिजिट्स होती हैं उनका प्रयोग असेंबली भाषा में किया गया, जो कि काफ़ी सिंपल थी कंपैरिजन टू मशीन लैंग्वेज। और तीसरा इसके अंतर्गत ये आपकी 2 ही लैंग्वेज होती हैं जो आपकी निम्न स्तरीय के अंतर्गत आती हैं। अब बात करेंगे हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। तो ये कंप्यूटर की ऐसी भाषाएं होती हैं जो आंतरिक संरचना के अनुसार न होकर प्रोग्रामर की आवश्यकता के अनुसार होती हैं। जैसे कि मैं प्रोग्रामर हूँ और मैं कोई सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करना चाहता हूँ, तो ये जो भाषा है ये मेरे अकॉर्डिंग काम करेगी। मुझे कंप्यूटर की भाषा समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, कंप्यूटर को ज़रूरत है मेरी भाषा समझने की, क्योंकि मैं जो प्रोग्रामिंग करूँगा वो अपने अकॉर्डिंग करूँगा जो मेरे लिए सुटेबल है। फिर कंप्यूटर का ये वर्क है कि वो किस तरीके से मेरी भाषा को समझ पाता है। तो ये हाई लेवल लैंग्वेज यानी कि उच्च स्तरीय सोच की थिंकिंग है, इसीलिए इसको हाई लेवल लैंग्वेज के नाम से जाना जाता है।
ठीक है। तो इसीलिए इनका उपयोग किसी भी कंप्यूटर पर किया जा सकता है। ठीक है, किसी भी प्रकार कंप्यूटरों को हाई लेवल लैंग्वेज को सपोर्ट करते हैं और इनकी सबसे अच्छी विशेषता यह है कि इनके द्वारा हम गेम्स हुए, ग्राफ्स हुए, कैलकुलेशंस हुई, व्यापारिक प्रोसेसिंग हुई, वैज्ञानिक निष्कर्ष हुए, जितने भी काम हैं आपके वो सुविधापूर्वक आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ आपको एग्जाम्पल देते हैं, कभी आपको इसे एग्जाम्पल में लिखने के लिए आ जाए कि एक दो स्तरीय भाषाओं के नाम बताइए। तो बेसिक, जिसका फुल फॉर्म होता है बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। आपको बता दें जो बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज है ये क्लास 6 सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस है। क्लास 6 सीबीएसई बोर्ड में बेसिक लैंग्वेज के बारे में है चैप्टर। आपको यदि कभी टाइम मिले तो आप कंप्यूटर की जो बुक है उसको उसमें देख सकते हैं। जावा हुआ, C++ हुआ, पाइथन हुआ, ये अलग अलग प्रकार की आपकी हाई लेवल लैंग्वेज हैं, समझ सकते हैं जिनके आप। अब आज हम लोगों ने जो हमारी दूसरी ओर थी उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, इंपॉर्टेंट टर्म्स थे, उनको सबको हमने समझ रखा है। ठीक है, और इस पूरी क्लास की PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और एग्जाम के टाइम में अपने इसको रिविजन करके आसानी से बेहतर स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अपनी नई वीडियो में जिसमें हम इसी पर आधारित जो प्रश्न बनेंगे उनको समझेंगे और क्विज के माध्यम से अपना रिवीजन करके और इस परफेक्ट बनाएंगे। ठीक है, और यदि आपको जो भी प्रॉब्लम्स है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ जो भी DLED फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी करना चाहते हैं उनको आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, बाय बाय।